हेलो कक्षा 10 वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी कि फुल चैप्टर है ना। मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले के जितने लेक्चर्स हैं करीब अप्रॉक्सीमेट 10 चैप्टर हैं। ये 11th चैप्टर है, ठीक है। इसके पहले के 10 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 है ना। जितने भी चैप्टर 10 वो सभी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां तक, ठीक है। तो यदि उनको नहीं देखा है तो जाके पहले उनको देख लो। अगर देख लियो तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में ना एक बात याद रखना, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में। और अगर पीडीएफ चाहिए ना तो देखो पीडीएफ में हम लोगों को यही तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये देखो मैं खुद से लिखी हुई कॉपी है और इधर ही से पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही और कुछ नहीं। और बाकी जितना इसमें लिखा है ना उतना इधर भी पढ़ाऊँगा। तो साथ में नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेटर है। पीडीएफ के चक्कर में तुम लोग ना रहो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग बताइए कि कितने लड़के इसमें नए हैं, और जितने भी नए हैं अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं किया तो पहले तो बेटा गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं ह्यूमन आई के नाम से, ठीक है। नेत्र क्या होता है, क्या होता है नेत्र? नेत्र मतलब हम लोग जानते हैं आँखें होती है ना, देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए आँखें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि भैया जो नेत्र होती है, आइज़ होती है, उसका मेनली एक काम होता है, वो काम होता है देखना। अच्छा ये बताओ, जो मानव की जो आँखें हैं वो देखने के सिवा और कुछ कर सकती हैं क्या? आँखों से खाना खाया जा सकता है क्या? नहीं खाया जा सकता। तो ये जो हमारे शरीर में कुछ ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ का क्या मतलब होता है? ज्ञानेंद्रियाँ का मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब ज्ञान कर सकें, है ना। ज्ञान मतलब अर्जित कर सकें, उनके अंदर ज्ञान हो। जैसे जीभ है खाना खाने के लिए, है ना, स्वाद लेने के लिए, कान है सुनाई देने के लिए, है ना। इसके बाद आँख हो गई, चेहरा हो गया, ठीक है, हाथ पैर हो गया, मतलब जहाँ पे भी टच करो शरीर पता चल जाता है ना, ऐसी चीज़ें। तो उनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, जिससे हमको कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाए, कुछ ना कुछ आभास हो जाए। बाहर का वातावरण अगर गर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, एसी में घुस जाते हैं। और अगर एसी अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही तो ज्ञानेंद्रिय ने महसूस किया कि भैया बहुत ठंडी है, ऐसे किटकिटा रहे हैं, बाहर चले जाओ, गर्मी में चले जाओ, है ना, हीटर चला दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे मानव नेत्र को कि नेत्र ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इसका जैसे आप लोग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि नेत्र ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो चारों तरफ की वस्तुओं को, रंगों को देखने में सहायता प्रदान करती हैं। क्या लिखेंगे कि नेत्र ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नेत्र ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है। अज्ञानेंद्रियां कितनी होती? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पांचों के नाम बताओ। पहला तो मैंने बता दिया नेत्र, इसके बाद बची 4, उसको बताओ। नेत्र ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो वस्तुओं को देखने, जो वस्तुओं को देखने, ठीक है। अब जैसे कोई भी वस्तु है, कैसे देखते हो? चेहरे से देख लेते हो क्या? भाई चेहरा ऐसे दिख गया, ऐसे आंख बंद करके, है ना, ऐसे करके दिख गया, हमको नहीं देख पाते ना, तो आंख से देख पाते हो। क्या होगा? वस्तुओं को देखने, ठीक है। इसके बाद भैया हम रंग भी पहचान जाते हैं, है ना। वस्तुओं को देखने, रंगों को पहचानने में सहायता मिलती है, ठीक है, सहायता मिलती है, ठीक है। यही हुआ ह्यूमन आई, मानव आँख। तो क्या बोलेंगे कि जो नेत्र होती हैं वो ऐसी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके जरिए से क्या होता है, वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है। वो मतलब हमको सहायता प्रदान होती है। तो ये हुआ ह्यूमन आई। अब देखेंगे कि जैसे बेसिकली हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं, कैमरा में क्या करते हैं, फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। क्या करते हैं? फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। सामने लगाते हैं कैमरा, फ़ोटो क्लिक, खींच, ऐसे फ़ोटो खींचो, खींचो ना, ऐसे खींचो। स्टेटस पे कौन डालेगा? तुम ही लोग तो डालोगे। स्टेटस पे डालो, स्टडी, बस स्टडी नहीं, पढ़ाई भी तो भाई वमन, ऐसे करके, है ना, खींचो ना वे, खींचो, नहीं खींचोगे, खींचो, ऐसे फोटो खींच लो। तो देखो मानव नेत्र क्या होती है। मानव नेत्र भी कैमरा की भांति एक प्रकाशिक यंत्र होता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र कैमरा की भांति एक प्रकाशिक यंत्र होता है, ठीक है। कैमरा की भांति एक प्रकाशिक यंत्र होता है, ठीक है। मतलब ये किस तरह काम करता है? ये कैमरे की तरह काम करता है। जो हमारी आंखें होती हैं कैमरे की तरह काम करती हैं। कैमरा मतलब जैसे कैमरा फोटो खींच लेता है, वीडियोस बना लेता है, वैसे ही आंखें भी ऐसे करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, मानव नेत्र जो मनुष्य की जो आंखें होती हैं, तो अब हम लोग जानेंगे कि नेत्र में क्या पाया जाता है, नेत्र लेंस। अब देखिए क्या होता है, नेत्र लेंस की सहायता से
ये क्या है भैया? बाहर का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या? है ना, एक हाँ, वो थोड़ा सा बगल में एक घर है ना, तो उधर ही वो थोड़ा सा घर वगैरह में कुछ कर रहे होंगे, अपना बना रहे हैं, थोड़ा सा बिगड़ गया। ठीक है, तो देखो मानव नेत्र, नेत्र में एक लेंस पाया जाता है, आप लोग अभी पढ़ेंगे। नेत्र लेंस की सहायता से क्या होता है? वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस की सहायता से वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और ये मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का आभास होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर जो होता है मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का आभास होता है। ठीक है, इन प्रतिबिंबों का आभास होता है। अब आप लोग देख लीजिए कि प्रतिबिंब जो बनता है ना, हमेशा आँख में उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। अब अगर मैं अगर कैमरा के सामने देख रहा हूँ ना, तो मेरी आँख में ना कैमरा ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ऐसे ना, ऐसा करके ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है? ऐसे ना, कैमरा उल्टा बन रहा है ना, है ना, है ना। तुम मुझको देखोगे ना, तो मैं तुम्हारे आँख में ना उल्टा बनूंगा, ऐसे मेरा पैर ऊपर होगा, सर नीचे होगा, है ना, ऐसे बनूंगा। अब तो भैया हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये उल्टा बन रहा है, लेकिन हमें सीधा दिखता है। जैसे वो लड़का जा रहा है, वो लड़का मुझे दिख रहा है कि भैया सीधा दिख रहा है, ऐसे तो नहीं होता, सीधा दिख रहा है, नहीं, आँख में उल्टा दिख रहा है। फिर वो आँख क्या प्रोसेस करके भैया भेजती है ब्रेन में। अब ब्रेन उसको बोलता है भाई सीधा उल्टा है ना, तू चल सीधा हो जा, सीधा कर देती है उसे। ठीक है, तो ये वो मानव नेत्र, तो इसका जितना भी है इसको अपनी कॉपी में लिखो, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार डाल के। ठीक है, जल्दी लिखो, इसको लिख लिए, आगे चलें आगे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलें भैया, लाइक कोई कौन नहीं कर रहा है? किसने लाइक नहीं किया है? लाइक करने में क्या जाता है, तुम लोग लाइक देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से फीलिंग अच्छी होती है ना। ठीक है, अच्छा काम है हम लोगों का। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, नेत्र में 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहली हुई ये 1 लेयर, है ना, देखिएगा, और सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। पहली हुई 1 लेयर, फिर हुई ये दूसरी लेयर, है ना, फिर इसके अंदर हुई ये एक तीसरी लेयर। ठीक है, अब देखते हैं, अब तीसरी लेयर के बाद आंखों में क्या होता है ना, ये आपस में जुड़ा रहता है। अभी इनके बारे में ना बताएंगे, देख लो चित्र कैसे बनता है, देख लेना। ठीक है ना, अब बार बार इधर आके तुमको कोई नहीं बताएगा कि चित्र कैसे बनता है। देख लो इधर लग गया हाथ में, नाखूनी होती है ना, वैसे ही लगा दिया। मार्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना, ये देखो, इसके ये सब क्या है, ये सब बताएंगे ना। अभी तक कुछ भी नहीं समझे ना, कुछ भी नहीं आता इसके बारे में ना, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं जिसके साथ वायु अमन हो ना, दिक्कत नहीं लेने को। ठीक है, वायु अमन का बहुत बड़ा साथ रहता है तुम लोगों के ऊपर, और तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो, है ना, बड़ा दुख हुआ करता है यार। भैया इसमें ये पता है क्या, इसमें ज़्यादा ही कुछ इंक पड़ गई है, तो ये कुछ कहते हैं ना ज़्यादा चलने लगा है इसका, ज़्यादा जो है ना, जो ज़्यादा इसका चेहरा ना वो ज़्यादा चलने लगा है। फैन कोई दिक्कत नहीं उससे, डरते हैं क्या? डरते थोड़ी ना। सबसे पहले बताओ ये अखवा जो है ना कैसे बनी है, अच्छी लगा थी ना। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, देखना आँख के बारे में। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे। इसमें जो सबसे आँख की जो बाहरी परत होती है
आँख की जो बाहरी रेज होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल, यानी कि जो रेड वाली लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल। दृढ़ का क्या मतलब होता है, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में है कोरोइड, इसको बोलेंगे कोरोइड, ठीक है, इसको बोलेंगे कोरोइड। दृढ़ पटल के अंदर कोराइड्स होता है, क्या होता है, कोराइड होता है। अब इसके पीछे यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हुआ रेटिना हुआ। अब रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर हमारा क्या बनता है, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, याद रखना। रेटिना पर क्या बनता है बेटा, रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है, आगे आता है, एक होता है पीत बिंदु। ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, जो आँखों की जो हम चीज़ें देखते हैं ना उसको प्रोसेस करके सीधे इधर से पीछे से ना सीधे दिमाग में, ब्रेन में पहुंचाता है, और ब्रेन से क्या होता है, सीधे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमको फिर समझ में आता है, आभास हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ है। पता लगे कुत्ता देखें अब वो सही से आंखें काम ही नहीं कर रहे हैं, उसको भैंस दिखा रही है ना, उसको गाय दिखा रहे हैं, उसको शेर दिखा दे, कुत्ता देख के भाग गए लड़के, है ना, डर गए, उधर कुत्ता आया, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे क्या होता है, ब्रेन मतलब जो आंखें होती है ना नर्व सिस्टम से पूरा पहुंचा के इधर को ब्रेन में कुत्ता ही दिखाएंगी, है ना, ऐसे ही होता है। अब सांप दिखाएं, पता लगे सांप ना हो, कोई रस्सी हो और तुम्हारी आँख दिखा दी, अरे तो रस्सी पकड़ लो, तुम जाके इसे पकड़ लिए, क्या हुआ, काट लिया, तो बेटा मर गए, है ना, होता है ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं पीत बिंदु और इसको बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु, ठीक है, अंध बिंदु, ठीक है। इधर सबसे पहले दृढ़ पटल, कोरोइड्स, रेटिना, अंध बिंदु, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होते हैं, जब एक बार मैं एक मूवी देखा था और एग्जैक्ट मुझे मूवी का तो नहीं नाम याद है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक लड़का लड़की आपस में मतलब उनका लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़का हल्के से उस लड़की को धक्का दे देता है, और पता है वो धक्का कहाँ से देते हो, करीब 6-7 मंजिल था ऊपर, ऐसे ही ठेल दिया और उसे समझ पता ही नहीं था कि वो नीचे गिर जाएगी, और खिड़की ओपन थी, वो लड़की नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरी तो मतलब सब वो थी, अब बाहर शहरों में मिट्टी की तो होगा नहीं, कोई पैरा वगैरह तो ऐसे रखा नहीं होगा, उधर क्या होगा, बिल्कुल कठोर रोड थी, उसमें गिरी फटाक से। और जब वो ऐसे गिरी ना तो उसकी आंखें जो थी ना निकल गई, आंखें उसकी निकल गई। जब उसकी आंखें निकली ना तो हमें पता कैसे देखने को मिला, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे से, समझो ऐसे थी उसकी आंखें, निकलने के बाद ऐसे पड़ी थोड़ी। हम बहुत छोटे थे ना, मतलब बहुत छोटे थे, इतना भी छोटे नहीं थे, जानते थे, तो जो इतना हम डर गए ना, इतना डर गए कि उस मूवी को ना बढ़ा दिए तुरंत, बिल्कुल अंदर से वो फील हो गया, अरे बाप रे क्या हो गया ऐसे, ठीक है। तो इसको देखने को मिलता है, जो लगी रहती है ना, ये जो पीत बिंदु होता है, ठीक है। अब इधर आगे का समझते हैं कि भैया देखो, सबसे पहले ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र तारा, क्या बोलते हैं, नेत्र तारा, ठीक है, नेत्र तारा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस, यही होता है नेत्र लेंस, बीच में लेंस लगा होता है, ठीक है। अब देखिए नेत्र तारा के आगे एक उभरा हुआ भाग होता है ना, उभरा हुआ भाग के देखिए बीच में कुछ भरा हुआ है, क्या है, बीच में कुछ भरा हुआ है। जब ये जो बीच में भरा है जल जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव्य। अब हम लोग जब रोते हैं ना तो कभी सोचे हुए हैं कि आंसू किधर से निकलता है, इधर से ही तो निकलता है, जलीय द्रव्य से जल भरा रहता है, ऐसे पिनिन पिनिन करने लगते हैं ना लोग, है ना, तो क्या होता है, आंसू निकलने लगता है, ऐसे बहुत ढेर सारा, जैसे मेरे आ रहे हैं ना, देखो दिख रहे हैं ना, आ रहे हैं बहुत ढेर सारे ना, ऐसे ही तुम लोगों को कहते हैं, लड़कियों के तो और ज़्यादा आते हैं, बहुत जल्दी आ जाते, तुरंत कुछ भी बोल दो फुसक फुसक करके ना रोना शुरू उनका, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें हैं ना जो नेत्र लेंस को सहारा प्रदान करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है, आइरिस समझ गए। अब देखो समझो यहाँ पे कार्निया, ये जो उभरा हुआ भाग है ना ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निया। कार्निया क्या होता है, जो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल हैं, हम लोग सहमत घूमने जाते हैं, डस्ट वगैरह हमारे पे लगता है, तो क्या होता है, डस्ट से हमको रक्षा प्रदान करती है, और डस्ट से रक्षा में कौन प्रदान करती है, वो होती है कार्निया, ठीक है, कार्निया। फिर आइरिस। अब फिर देखिए बीच में भैया एक खाली स्थान है, इधर को खूब पानी भरा हुआ है ना, क्या रहा, खूब पानी भरा हुआ है। इस पानी को क्या बोलेंगे, इस पानी को हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य, याद समझ आ गया ना, इधर होता है जलीय द्रव्य, इधर होता है काचाभ द्रव्य। बताओ अब इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं बचा, सब समझ चुके हो, इतना समझ चुके हो ना, तुम लोग खुद ही ज्ञानी बन जाओगे। मार्कर हम रेड वाला मार्कर यूज़ करते हैं। एक्चुअली पता है हुआ क्या, इस मार्कर पे मैंने इंक कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, तो नुकसान पता है किसको कर गया, मुझे ही कर गया, है ना, तुम लोगों को तो किया नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं मानव नेत्र पे,
ठीक है। हमने एक चचा थे, उनकी हमने आँख निकाल लिया, एक ठो आँख ऐसे निकाला और निकाल के ऐसे चिपका दिए। देखो इधर चिपकी ना, चिपकी है ना, ऐसे निकल कैसे चिपका तभी चिपकी है ना। जब देखो इसमें सबसे पहले आता है दृढ़ पटल, एक मजबूत आँखों का भाग होता है, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। इसके बाद कोरोइड्स आता है, इसके बाद रेटिना आता है। रेटिना पर इधर अगर कोई आदमी खड़ा है ऐसे, तो इधर से उसका चित्र जाएगा किधर, नेत्र तारा में, नेत्र लेंस में जाएगा। नेत्र लेंस से उसका प्रतिबिंब सीधे किधर बनेगा, रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो ये इधर ऐसे खड़ा है, रेटिना पर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। अरे रुको बना रहा हूँ, ऐसे सही बना ना, ऐसे बनेगा। मतलब इधर ये सीधा, इधर रेटिना पर उल्टा बना। उल्टा प्रतिबिंब बनने के बाद ये जो यहाँ पे प्रोसेस था, ये प्रोसेस नर्व इसको ले गई पीत बिंदु। पीत बिंदु सीधे कहाँ ले गया, दिमागवा पे ले गया। पीत बिंदु किधर ले गया, दिमाग पे। ये देखो आगे चचा देख लिए इनका, दिमाग इधर था ना। दिमागवा जब इसको देखा बोला अच्छा चचा उल्टा है। अब दिमाग बोला इसका सीधा कर। दिमागवा क्या कर दिया, उसको सीधा कर दिया। सीधा कर दिया तो मतलब चित्र सीधा दिखना, अच्छा ये तो ये है। नहीं पता लगा उसको देखे ऐसे उल्टा, पूरा मतलब पूरा उल्टा ही दिख जाए, तो चित्र समझ रहे हो ना किधर बन रहा है। जो चित्र बन रहा है, जो नेत्र मतलब वो हो रहा है, वो किधर बन रहा है, नेत्र लेंस में, रेटिना पर बनता है। अंधबिंदु, पीत बिंदु, काचाभ द्रव, जलीय द्रव, ये याद रखना। आगे वाला भाग जलीय, बीच वाला काचाभ। इसके बाद कार्निया होता है, आइरिस होती है, नेत्र तारा होता है, नेत्र लेंस। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ भाई। नहीं बताना, पहले तो वीडियो लाइक नहीं, इसके बाद गुड मॉर्निंग भी नहीं है, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। बाहर निकाल दूंगा एक एक क्लास को, हमारी क्लास नहीं लेने देंगे, ठीक है ना, भगा देंगे तुम लोगों को है ना। पता लगे लड़ाई हो जाए, क्लास पीछे पड़ जाए, है ना। देखो चलो ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है। इतना अच्छा डायग्राम अच्छा है ना, बिल्कुल देख लो। सब लोग बोल भी रहे अच्छा है। चले मिटा दे इसको, चलो मिटा रहे हैं, हम लोग इसके आगे चलते हैं। तुम लोग आंखें तो देख लिए है ना, कैसे देख लिए, ऐसे। अब कभी देखे हो कि जब हम लोग सीधा देखते हैं, जस्ट सीधा, अगर हम लोग सीधा फोकस करें कैमरे की तरफ, क्या होगा, बिल्कुल हमको कैमरा भी दिखेगा, कैमरा के अंदर जो भी है वो भी दिखेगा, है ना, फाड़ के कैमरा देख सकेंगे। लेकिन अगर ऐसे देखें ना, ऐसे देख पाएंगे, सही से नहीं दिखेगा। ऐसे देखें, ऐसे कौन देखते हैं, ऐसे लड़कियां देखते हैं, ऐसे रहती हैं, बड़ी बड़ी आंखें रहती, घुमा कैसे देखती है ना, पता है है ना। चलो देखते हैं, अब मानव नेत्र के भाग देखते हैं, एक एक भाग के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब अगर तुम लोग चित्र बनाए होगे तो सब समझ रहे होगे कि मानव नेत्र का कौन सा भाग है। सबसे पहला भाग आता है कार्निया। कार्निया को हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। कौन सा मंडल, सबसे पहला भाग आता है कार्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। अब कार्निया क्या होता है, कार्निया जो बाहर वाला ये जो भाग है ना आँख का, देखो ना आँख का बाहर वाला भाग, बाहर का भाग सफ़ेद सफ़ेद, पीला पीला, काला काला दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, यही होता है कार्निया। अब कार्निया क्या होता है, कार्निया एक पतली झिल्ली होती है। कार्निया क्या होती है, कार्निया एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो कार्निया क्या होती है, तो आप लोगों का जवाब क्या रहेगा कि कार्निया एक पतली झिल्ली होती है। कार्निया से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। कार्निया है बाहर, ये देखिए, अब बाहर कार्निया है तो इधर ही से तो के प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, पीछे तक इधर तक आएगा ना, नहीं आएगा। कार्निया से होकर के, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कार्निया से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। कार्निया से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ठीक है सर, समझ आया। आगे चलें, आगे देखिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना, कार्निया जो होती है, आगे वाला भाग हमारा जो चिपचिपा टाइप का होता है ना, और रोने वोने लगो तुरंत पानी आ जाता है, तुरंत आंसू आता है ना, तो ये हम ऐसे देखो, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, चिपचिपा है ना। अगर ये चिपचिपा ना होता ना, पता लगा ऐसे करे फंस गई आँख, है ना, आँख फंस गई, ऐसे निकल का नहीं निकल ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। कार्निया क्या होता है, कार्निया
नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है, जिसके कार्निया के पीछे जलीय द्रव रहता है, ठीक है। कार्निया नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, क्या करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। हमारी आंखें इसी वजह से देखो कि चिकनी होती ना, तो कार्निया नेट को क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करता है। और कार्निया का काम क्या होता है, अब भैया कोई भी चीज़ हमारे आंखों में आकर के लड़ेगी तो किधर लड़ेगी, आंख के अंदर तो घुस नहीं जाएगी। कोई भी डस्ट पार्टिकल है आके लड़ेगा, कीड़ा लड़ेगा, किधर लड़ेगा, कार्निया में। कार्निया थोड़ा सा मजबूत होता है, ऐसे मारता रहता है सबको। तो कार्निया क्या करता है, कार्निया बाहरी कणों से रक्षा प्रदान करता है। कार्निया क्या करता है, बाहरी कणों से रक्षा प्रदान करता है। अभी देखो भटर भटर ये लोग बाहर कर रहे थे ना, अब इनका काम खत्म हो गया। कुछ चचा लोग हैं वो भटर भटर करते रहते हैं, ठीक है। कार्निया क्या होता है, कार्निया बाहरी कणों से रक्षा प्रदान करता है। और एक बात याद रखिएगा, जो नेत्रदान होता है ना, कहते हैं ना हमने नेत्रदान कर दिया, जीते जी कोई नहीं करता, मरने के बाद करते हैं। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है, ठीक है। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। समझ गए कार्निया के बारे में, कार्निया क्या है, नेत्रदान में यही कार्नियों का पूरा दान कर दिया जाता है। और डॉक्टर है, पता लगा पूरे आँखें निकालने, तुम पता थोड़ी ना चलेगा, लेकिन मेनली यही काम होता है। बाकी पूरी आँखें जो होती खराब हो जाती मरने के बाद, ठीक है। नंबर 1 कार्निया हुआ। अब नंबर दूसरे पर हम लोग देखते हैं आइरिस के बारे में। इसके बारे में आइरिस क्या होता है, ठीक है। आइरिस, ठीक है। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे आँख कैसे देखा था, यहाँ पे आँख ऐसे वाली आँख देखा था, है ना। अब हम यहाँ पे ऐसे वाली आँख देखेंगे। ऐसे वाली आँख कैसे, सीधा वाली, ऐसे वाली, ऐसे ऐसे है ना, ये देखो आँख दिख रही है ना, ऐसे वाली आँख। अभी कैसे देखा था, अभी ऐसे वाली आँख देखा था ऐसे खड़े हो के ऐसे ठीक है ऐसे वाली। तो इधर क्या है, तो सामने वाली आंख में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब इधर ऐसे आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा कि भैया ये सामने क्या है क्या नहीं है ना, ऐसे देख बस रहे होंगे, बस समझ आ रहा होगा कुछ है कुछ है कुछ है, ठीक है। अब इधर ही समझाएंगे कि भैया आखिरकार ये सब चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले कार्निया समझ गए, बताओ बताओ, लाइक करो, जल्दी करो और कमेंट करके ये बताओ कि इतना समझ आया कि नहीं। अब चलते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, सबसे पहला भाग क्या था, कार्निया था, सबसे पहला भाग कार्निया, उसके पीछे आइरिस। अब देखिए आइरिस क्या होता है कि यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। आइरिस क्या होता है, यह कार्निया के पीछे स्थित होता है, यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। पहले कार्निया चाचा रहेंगे, उसके बाद आइरिस चाचा रहेंगे, ठीक है। पहले कार्निया फिर आइरिस। तो यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। और आइरिस किसका बना होता है, आइरिस पेशीय डायाफ्राम का बना होता है, पेशीय डायाफ्राम, पेशीय डायाफ्राम का बना होता है। अब डायाफ्राम जानते हो क्या होता है, डायाफ्राम क्लास 10th में हो नहीं पता, क्लास 11 12th में जाओगे डायाफ्राम मिलेगा हमको। किधर मिलेगा डायाफ्राम, इधर मिलेगा नीचे, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है। थोरैसिक कैविटी बोले तो जो हमारे लंग्स होते हैं, जिधर से लंग्स नीचे से खत्म होता है उसके नीचे डायाफ्राम होता है, और उसी डायाफ्राम के बाद पार्टीशन हो जाता है। उसके नीचे जो हो गया वो कर दो, और ठीक है हाँ देखो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे पेट होता है, ठीक है। और क्या हो गया, और जो हमारे जो है ना ये छोटी आंत बड़ी आंत ये सब नीचे स्थित होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर डायाफ्राम, ऐसे सांस लेते हैं ऐसे, तो डायाफ्राम क्या होता है, फूलता है। डायाफ्राम क्या होता है, फूलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेशीय डायाफ्राम का बना होता है आइरिस। आइरिस किसका बना होता है, पेशीय डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या होता है, ऐसे फूलता है फिर सिकुड़ता है, फूलता है फिर सिकुड़ता है, फूलता है फिर सिकुड़ता है डायाफ्राम, ठीक है। ठीक है, पता चल गया। आगे आगे चले, आगे देखिए, जो कार्निया होता है यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कार्निया का काम क्या होता है, यह पुतली के आकार को, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखो, अब भैया पुतली यहाँ पे आ गया तो पुतली को भी समझ लेते हैं। कार्निया क्या है, पुतली क्या है, ठीक है। नंबर 3
कार्निया यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पुतली भी थोड़ा समझ लेते, फिर उस डायग्राम से आपको समझा देते हैं। पुतली, जिसको हम लोग प्यूपिल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्यूपिल। रेड मार्कर छूने में डर लगता है, रेड चीज़ों से अब डर लगने लगा है। लाल चीज़ों ना खतरे का निशान होता है। आवाज़ कम करो, ठीक है। हाँ देखो, पुतली क्या हुआ, ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली से क्या होता है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए प्रवेश यानी कि डायरेक्टर सर, प्रवेश सर का नाम भी आ गया। चलिए प्रवेश सर के लिए सभी लोग गुड मॉर्निंग करिए। देखिए हमसे करें ना करें, लेकिन प्रवेश सर के लिए जरूर गुड मॉर्निंग होना चाहिए। जल्दी करो, नहीं लेक्चर इसी स्टॉप कर दो भैया प्रवेश सर के लिए, और लिखो उसमें प्रवेश सर गुड मॉर्निंग, क्योंकि प्रवेश सर बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच एंड एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे गाइडर हैं, ठीक है। गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। चलिए ये आइरिस हो गया, ये पुतली हो गया। पुतली का काम क्या होता है कि जब नेत्र में लाइट इंटर करती है, जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, तो प्रकाश की मात्रा को बनाए रखना, यही काम होता है पुतली का। किसका काम होता है? हम लोग बोलते हैं ना, मार देंगे तेरी पुतली टूट जाएगी, नहीं बोलते? अब बोलना आज से कि मार देंगे तेरी पुतली टूट जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो काला कलर का आप लोग दिख रहा है ना, ये है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। और ये बीच का भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम पुतली, ठीक है। अब देखिए आइरिस पुतली समझ गए? अभी नहीं समझे, अभी यहाँ पे समझना पड़ेगा। आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे आइरिस होता है। अब ये यहाँ पे पुतली, ये छोटी सी पुतली है, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं पुतली। ये ग्रीन कलर की, ग्रीन नहीं होती वास्तव में, होती तो ब्लैक है, ठीक है। अब ये जो आइरिस का कलर होता है, ये डिपेंड करता है। जैसे किसी की आंखें ब्लू होती हैं, तो ये आइरिस का जो रंग होता है वो क्या होता है? नीला होता है, काला होता है, फिर भूरा होता है ना। किसी का हल्का पीला होता है, किसी का हल्का गोल्डन होता है। आइरिस का कलर बदलता रहता है, लेकिन पुतली एक कलर की होती है। अब देखिए इन दोनों का काम क्या होता है, आइरिस पुतली का काम क्या होता है। ये जो पुतली होती है ना, जब ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, तो आइरिस क्या होगी? पुतली को दबा देगी, पुतली को दबाएगी, क्योंकि पता है कि प्रकाश इतना ही जाना है, प्रकाश 1 बाल्टी अंदर जाएगा। और पुतली ऐसे खुली है, प्रकाश ज़्यादा आ गया, तो पता लगा 5 बाल्टी अंदर चला गया। अरे रोक 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 रोक, जल्दी रोक रोक रोक, उधर ही रोक। क्या करेगा? आइरिस करेगा, दबाएगा। अरे रुकना बेटा, 1 बाल्टी अंदर जाना है। आइरिस को मुक्का मार मार के दबा देगा पुतली को। अच्छा पुतली ऐसे दब जाएगी ना, 1 ही बाल्टी अंदर प्रवेश करेगा। ज़्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, आइरिस फैल जाता है। अब कम प्रकाश हुआ, अब ये अंधेरा हो गया। अंधेरा मतलब बिल्कुल काला। अब समझो यहाँ पे कुछ नहीं, समझ लो 2 मिनट के लिए, समझ लो ऐसे कुछ नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं अब से। अच्छा तो अब कैसे देखेंगे? ऐसे आँख फाड़ फाड़ के देखेंगे, ऐसे देखेंगे देखेंगे ना, ऐसे आँख फाड़ के देखेंगे। आँख फाड़ के देखने से मतलब क्या, पता क्या होता है? आँख फाड़ेंगे ऐसे, तो आइरिस क्या होंगी? आइरिस फैलेंगी, आइरिस सिकुड़ जाएंगी। और आइरिस सिकुड़ने के बाद क्या, पुतली फैलेगी ऐसे देखने के लिए। कौन है बे? है ना, अबे कौन है बे? नहीं सही, कौन है बे? है ना, ऐसे। तो पुतली ऐसे देखेगी ऐसे। अब ज़्यादा प्रकाश आ गया, पुतली बोली अरे ज़्यादा प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, प्रकाश ज़्यादा, रुको 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 रुको। तो आइरिस क्या करेगा? दबा देगा, तो जल्दी से दबाएगा, ऐसे दबाएगा, रुक जाएगा प्रकाश। ऐसे होता है। तो मतलब ज़्यादा प्रकाश में आइरिस सिकुड़ता है, मतलब फैलता है। पुतली में ज़्यादा प्रकाश जाने से रोकता है, और कम प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है कि पुतली खोल के देख ले ऐसे सब कुछ, ठीक है। समझ गए? बताइए 3 चीज़ों के बारे में कितने बच्चे समझ गए और कितने समझ अभी तक नहीं पाए हैं? इतना बताइए और कुछ नहीं, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलो इसके स्क्रीनशॉट लो, तुरंत अपने कॉपी में लिखो, तुरंत लिखो, टाइम नहीं है। अब बात करेंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बारे में, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। देखिए यहाँ पे हम बात बता दें, हमारा एक दूसरा चैनल है, वो है बायो अमन मोटिवेशन। बायो अमन पता है, बायो अमन मेरे हिसाब से एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेटा। बायो अमन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत बड़े मल्टी लेवल तक हम लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बायो अमन की जो मोटिवेशन की जो लिंक है ना, वो क्या है, दूसरे चैनल पर, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
इसको मिटा दें, यहाँ तक फाइनल है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए मिटाते हैं। नेत्र के भाग था, 3 भाग आप लोगों ने पढ़ चुका है। जल्दी स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करें, ठीक है? चेहरा ताक के ना बैठा करें, जब बोलेगा तभी लिखेंगे, है ना? कुछ लड़कों की आदत होती है जब बोलेगा तब लिखेंगे। सोचो हम अपनी बात बताएं, जब टीचर लिखता था ना बोर्ड पे किसी भी, हम पहले उसी के साथ लिखते थे। यहाँ ऐसे देखता था, अरे बेटा तू गलत लिखा होगा ना तो बहुत मारूंगा, है ना? वो लोग देखते थे। अगर तेरा कुछ गलत निकल गया ना तो सोच लेना। सबकी कॉपी नहीं, सब लोग लिखते रहते थे, हम आप पता चला हम जल्दी से तुरंत लिखे। आज भी वही आदत है मेरी, लिखने वाली आदत ना मशहूर है भैया। लिखने में, लिखने को कोई बोल दो, फाइल वगैरह जो लड़के लिखते रहते ना 1 साल से, है ना, 1 महीने से फाइल कंप्लीट करना, टेंशन है, ये है वो है। भैया बता दो इतनी फाइलें हैं, 8 फाइलें 10 फाइलें हैं, बस क्या करना है, एक रात जागना है, वो भी क्या खा के? चावल खा के। चावल खा के लोग बोलते सो जाते हैं, लेकिन हम नहीं सोते, हमें बहुत अच्छी नींद नहीं आती, ठीक है? चावल खा के पूरी फाइल लिख डालते हैं। मुझे पता था जब मैं फार्मेसी फर्स्ट ईयर में ना था, तो मुझे पता चला कि 2-3 दिन में इसको जमा करना है, 3 दिन में। और उस समय घर भी बन रहा था। जब घर बन रहा था तो क्या उधर भी काम था, ध्यान उधर भी काम था, तो क्या होता था, जब उधर भी काम है भैया, लिखना भी है, तो शाम को लिखना पड़ता था, रात में पूरा रात लिखता था, इधर पूरा दिन। वो इतनी मोटी फाइल लेके गया था, अब मेरे से ज़्यादा मतलब फाइल किसी की नहीं थी, लेकिन कम दिन में इतना लिख के गया था। देख रहा था इसे, बोला तुम ही लिखे हो? बोला हाँ हम ही लिखे। बोला एक कॉपी दिया, बोले इसमें लिखो। वो सोच रहा था राइटिंग वगैरह नहीं मैच कर पाएगा, है ना? अब ऐसे भी बाई चांस हम कहें मतलब कॉलेज वगैरह ऐसे गए ना, तो प्रोफेशनली नहीं रहते हैं, ऐसा लुक रहता है ना कि मतलब लोग सोचे गंवार टाइप के होते हैं ना, वैसे लोग वैसे सोचते हैं कि भाई ये गंवार टाइप का है। ऐसे ही थे, पहुँच गए, तुम लिखे हो? बोले हाँ हाँ सर जी हम ही लिखे हैं। तो बोले चलो लिख के दिखाओ। अच्छा वैसे लिखना शुरू किया? बोले इंग्लिश से लिख लियो। अरे हम क्या इंग्लिश से लिखे? हम ही लिखे हैं, हमारा नाम अमन सिंह है। बोले अच्छा। फिर बैठाएं, बोले आई ठीक है बैठो। फिर फ्यूचर के बारे में पूछने, बेटा क्या कर रहे हो क्या हो? जब उनको बताएं तब काफ़ी मतलब वो लोग भी वो किए, है ना, इज्जत करते हैं लोग, क्योंकि मार्केट में इज्जत है, ठीक है। देखिए नेत्र लेंस के बारे में देखिए, नेत्र लेंस क्या होता है कि यह लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? ये होता है पारदर्शी होता है। और कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पारदर्शी होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये कैसा होता है? ये लचीला होता है और मुलायम होता है। नेत्र लेंस जिसकी माध्यम से हम लोग देखते हैं ना, वो लचीला होता है, मुलायम होता है और पारदर्शी होता है। पारदर्शी का क्या मतलब होता है कि इस पार से उस पार का दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट दिखाएं क्या चीज़ होती है? दिखाएं, जैसे देखो ये है ट्रांसपेरेंट, हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये देखो हम भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना भाई? नहीं दिख रहे इसे, आप देखना, अब बताओ हमारा चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो ये क्या है? ये अपारदर्शी है। अब क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है? पारदर्शी, ठीक है। समझ आया? आया? अगर इतने में तुम नहीं समझ पाओगे ना, समझ ले तो भगवान भी ऊपर से नीचे आएंगे ना बेटा तुम्हें समझाने के लिए, बेटा समझ ले, कभी जीवन में नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो देखो क्या होता है, पारदर्शी होता है, उत्तल लेंस होता है, लचीला होता है और साथ में मुलायम होता है। आगे देखें, 5वां नंबर आता है, इसका नेक्स्ट भाग आता है रेटिना, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि रेटिना पर ही चित्र बनता है, रेटिना पर ही चित्र बनता है और रेटिना से ही इंडिकेट होता है भैया क्या कैसे मैनेज करना है, ठीक है। रेटिना होता है, रेटिना को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, उस नाम का है दृष्टि पटल के नाम से। क्या होता है? दृष्टि पटल। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं ना, जो उसका इमेज होता है, जो उसका चित्र होता है, किधर बनता है? रेटिना पे बनता है, मतलब पीछे बनता है। अभी जब नेत्र लेंस बताया तो उधर दिखाया, रेटिना पे बनेगा। तो रेटिना क्या होता है? तो हम लोग भैया जानते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लिखें इसको, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और जितने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे ना, उसको जाके देख लो, 10 वीडियोस पढ़े 1-1 घंटे के, 10 घंटे के, जाके देख लो, ठीक है। और अभी बोर्ड एग्जाम आने में ना बहुत टाइम है, बोर्ड एग्जाम आने में बहुत टाइम, उसके पहले से इसका 1 शॉट वीडियो, रिवीजन, क्विज वगैरह जो भी MCQs वगैरह सारे आएंगे, ठीक है ना। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, आभासी तो बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा होता है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है,
कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब अभी मैंने बताया तुमको प्रतिबिंब वास्तविक तो होता है, रियल इमेज होता है, आभास थोड़ी ना होता है कि हमारे सामने कोई आदमी खड़ा है, हम उसका ऐसे आभास कर रहे हैं, अच्छा शायद ये आदमी हो सकता है, आभास। ऐसे थोड़ी ना, हम तो बता देंगे अच्छा तुम हो, तुम्हारा नाम भी बता देंगे, है ना। अब देखो वास्तविक बनता है, लेकिन हमारी आंखों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक तो बनता है लेकिन आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आंखों में उल्टा बनता है। अब तो समझ लो आंखों में प्रतिबिंब उल्टा बना तो दिमागवा में सीध कैसे हो जाता है, हमको सीधो कैसे दिखाई देता है? आंखों में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इधर आंख में अंदर तक कि जो पीत बिंदु है उससे जाएगा, और जब उससे जाएगा दिमाग में, माइंड में जब जाएगा तो माइंड के न्यूरॉन्स उसको रिजनरेट करते, उसको मतलब खींचते, तोड़ते, फोड़ते, समझ पाते आखिरकार है क्या ये, और फिर वो दिमाग उसको सीधा कर देता है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे कर देगा, फिर वो सीधा सीधा उसको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये मत भूलना कभी भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भैया आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है? तुम तो बता दोगे भाई सीधा बनता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखते सीधा दिखाई देती है। कार हमको सीधा दिखाई देती है, हमको दिखाई देती है, लेकिन अगर पर्सनली आंखों की बात किया जाए तो कार है, घर है, हमारे सामने उल्टा बनेगा, वो उल्टा होगा, वो हमको दिखाई देगी। ठीक है, पानी पियोगे? इतना है क्या? अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट आता है, रेटिना जो होता है, ये रेटिना है, ये क्या है? ये रेटिना है। अब रेटिना पर कुछ कोशिका होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, अब रेटिना की सेल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेटिना भी कुछ सेल के नाम से बनी होती हैं। अब देखिए, सपोज दैट कुछ सेल होती हैं रेटिना पे जिससे हमको रंगों का आभास होता है। रंगों क्या मतलब होता है? हम देख के जान जाते हैं ना, अच्छा ये हरा है, अच्छा ये पीला है ना, ये पीला है, ये है, वो है, बता देते हैं ना। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग बता देते हैं, रात्रि में जब हम लोग होते हैं ना, रात्रि में आंखें फाड़ फाड़ के देख लेते हैं, अच्छा ये कार है, अच्छा ये है ना, मतलब लाइट वगैरह बंद है, रात में हम लोग देख लेते हैं, अच्छा ये है ना, ऐसे। तो क्या होता है, रेटिना पर दो सेल पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं रॉड सेल और दूसरे को बोलते हैं कॉन सेल। पहले को बोलते हैं रॉड सेल। अब देखिए, रॉड सेल को हिंदी में बोला जाएगा सलाका कोशिका। कौन सी कोशिका? सलाका कोशिका। नाम बहुत अजीब है, ठीक है, तो हंसियों नहीं गा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा यार, पूरा फुल डिटेल है। ठीक है, और अगर चाहो वन शॉट में कितना पढ़ाते हैं, वन शॉट में थोड़ा सा पढ़ा के खत्म, है ना। एक होती है रॉड सेल। रॉड सेल को बोलते हैं हम लोग सलाका कोशिका, और भी इसका नाम है या तो सलाका कोशिका या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्षण कोशिका, क्योंकि ये रॉड सेल जो होती है ना, ये रेटिना के पीछे ऐसे ऐसे सेल होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रेटिना को बनाती हैं। ये हुआ रॉड सेल। रॉड सेल जिसको सलाका कोशिका या क्षण कोशिका के नाम से जानते हैं। अब रॉड सेल का क्या काम होता है? रॉड सेल का काम होता है रंगों का आभास करना, रंगों का आभास करना, या फिर रंगों की पहचान करना। रंगों का आभास करता है रॉड सेल, या रंगों का पहचान करता है। ठीक है, एक हुआ रॉड सेल और दूसरा हुआ कॉन सेल। ठीक है, क्या हुआ? रॉड सेल और कॉन सेल। अब देखो कॉन सेल क्या होती है? कॉन सेल को हम लोग बोलते हैं शंकु कोशिका। कौन सी कोशिका? शंकु कोशिका। अब जब ये इसका नमोआ शंकु है तो ये बना किस तरह का होगा? ऐसे नहीं, ऐसे बना होगा, है ना। ये देखो ऐसे शंकु कोशिका, ये रॉड कोशिका। शंकु कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्रकाशग्राही कोशिका। अब प्रकाशग्राही मतलब जब रात्रि के समय हमको कुछ नहीं दिखाई देता, तो रात्रि के समय जो चीज़ कहीं पे रखी होती है वो हल्का सा प्रकाश निकालती है कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ। और जब वो प्रकाश निकालेगी तो जो हमारी आंखों में कौन सेल होंगी, कौन सेल क्या करती हैं? उस प्रकाश को अवशोषित करके बताती हैं, अच्छा ये है, ये यहाँ पे कुछ सामान रखा है भैया ना। भूत वगैरह देख लेते हैं ना रात में, अच्छा ये भूत है ना। तो यही होता है, शंकु कोशिका है ना, प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। अच्छा इसके पैर भी बोलेगा उल्टे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? रात्रि दृष्टि के लिए। किसके लिए? रात्रि दृष्टि के लिए, रात्रि में देखने के लिए। तो बताओ नेत्र लेंस और रेटिना समझ में आया कि नहीं? इतना बताओ जल्दी। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे चलें, और बोर्ड एग्जाम की टेंशन नहीं लेने को। ठीक है, टेंशन के लिए हम हैं, और इतना मतलब पूरे पुराने लेक्चर्स हैं ना, उतना जाके देख लो इसके बाद, है ना। और अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है यार, है ना, लाइफ से रिलेटेड एज अ कैरियर कोच हम लोग काम करते हैं, और बहुत अच्छा काम है।
हम लोगों को जब कभी वेबिनार वगैरह में जाया करते हैं ना, तो वहाँ पे समझ आता है कि वास्तव में कितनी मार्केट में अपना वैल्यू है। ठीक है, बहुत से लड़के मिलते हैं, बहुत से नए नए लड़कों से मिलना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब है आगे कि कुछ ह्यूमंस आई, मनुष्य के आँख के कुछ है ना रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। रोचक तथ्यों में पहला तथ्य आता है कि मानव के आँख में लगभग कितने करोड़ शंकु कोशिका होते हैं। कितने शंकु कोशिका होते हैं? तो लगभग होते हैं मानव नेत्र में जो शंकु कोशिका होती हैं, ये देखिए, मानव नेत्र में जो शंकु कोशिका होती हैं वो लगभग होती हैं 70 करोड़। कितनी होती हैं? वो लगभग कितनी होती हैं? 70 करोड़ शंकु कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 70 करोड़। अब अगर पूछा जाए न्यूनतम दूरी क्या होती है, मनुष्य की आंख की न्यूनतम दूरी, कि जिस दूरी से वो लोग सही से तरीके से पढ़ लें, सही तरीके से उन चीज़ों का आभास हो जाए, तो मानव आंख की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। देखो, अगर 25 सेंटीमीटर पर चीज़ है, अगर समझिए ये जो मेरे पास नोट्स है, अगर ये 25 सेंटीमीटर पर है तो मैं इसमें सारी चीज़ें पढ़ दूंगा। और अगर ये 25 सेंटीमीटर से दूर चली गई ना, 25 से 30, 35, 40, 50 सेंटीमीटर चला गया ना, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, और अगर सोचो 25 सेंटीमीटर के ज़्यादा पास आ गया, 15 सेंटीमीटर इतने पर आ गया, ऐसे पर आ गया, नहीं पढ़ पाएंगे सही से। तो क्या होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर, बस ऐसे है ना, ऐसे 25 सेंटीमीटर नाप लो, इतने में तुम आसानी से पढ़ लोगे। और अगर 25 सेंटीमीटर में नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी आंखें खराब है, अंधे हो तुम, है ना। अंधे नहीं, मतलब कुछ दिक्कत है, अभी आगे बात करेंगे उसका। ठीक है, आंखों से हमारे आंसू निकलता है। आंखों से क्या निकलता है? आंसू। अब आंसू का पीएच कितना होता है? पीएच पता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वीडियो आप लोग डालोगे और लास्ट में लिखोगे बायो अमन, तो बायो अमन के पीएच वीडियोस पड़े हैं, वहाँ पे जाके देख लेना। पीएच होता है 6.5 to 7.6 पीएच होता है किसका? आंखों का। ठीक है ना। चले, इसीलिए थोड़ा सा हल्का क्या होते हैं, हल्का सा नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? आया ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? चलिए मिटाते हैं इसको, लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या होता है बता दें कि नेत्र में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। अब देखिए दोष क्या होता है कि नेत्र में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लीजिए इसको कि नेत्र में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष होगा ना, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उसका प्रतिबिंब होगा रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनना। दृष्टि दोष क्या होगी? जब किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ना बनना। रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनना, उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र में उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। ठीक है, समझ आया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, जो दृष्टि दोष होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? पहला आता है आपका निकट दृष्टि दोष, इसके बाद दूर दृष्टि दोष। ठीक है, लिख दें इसको। पहला आता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को? निकट दृष्टि दोष को बोलेंगे मायोपिया, है ना। अब दूर दृष्टि दोष को बोलेंगे हाइपर मायोपिया। क्या बोलेंगे? हाइपर मायोपिया। ठीक है, हाइपर मायोपिया के बाद अब देखिए जरा दृष्टि दोष को बोलेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। ठीक है,
प्रेसबायोपिया बोलेंगे। ठीक है, फैन चलाते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया। समझ आया इतना, प्रेसबायोपिया, हाइपरमायोपिया, इतना लिखो, जल्दी लिखो, इसके नीचे लिख लिए, लिख लिए ना। अब देखो कॉपी पेन लिए ही हो, आप कॉपी पेन लिए हो बेटा तुम, ठीक है। अब वहाँ पे हेडिंग डालो निकट दृष्टि दोष। अब हेडिंग डालो, क्या डालो, निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डालो। डालिए हेडिंग, हेडिंग डालें, बताएं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सही तरीके से देख सकता है। तुम नहीं लिखोगे मुझे पता है, तो मैं क्या करूं, मैं खुद ही लिख दूं, है ना, काहे वो वाला काम करें, है ना। अब इसको लिख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सही तरीके से देख सकता है। ठीक है, इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सही तरीके से देख सकता है, सही तरीके से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या है कि इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो सही तरीके से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को सही तरीके से नहीं देख सकता है। हम लोग उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष है। पास की चीज़ों को देख लेगा, लेकिन जो चीज़ें दूर है ना, उधर जैसे उधर है, उधर दूर दूर की चीज़ें इधर है, हट मार देंगे तमाचा ज़्यादा किए तो। इधर उधर की चीज़ें, बहुत दूर दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा वो, धुंधला धुंधला दिखेगा, इसे धुंधला बाबा की तरह से ऐसे दिखेगा, है ना। और निकट की चीज़ें देख लेगा, चाचा तुम हो, है ना। तो ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। अब इसमें तुम बेटा बढ़ा के लिख सकते हो, बोर्ड इसको 5 लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है, ठीक है। निवारण क्या है कि इस दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बताइए, समझ आया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अपसारी लेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि जो चीज़ें हो जाएंगी ना वो निकट बन जाएंगी। जैसे ये आँख है, जो यहाँ से कोई चीज़ें जा रही हैं तो वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के और पहले बन गई। रेटिना के जब पहले बन जाएंगी भैया दूर की वस्तुएं, और जब पास की कोई वस्तु रहेगी, जब इसका जाएगा प्रतिबिंब तो ये रेटिना पर बनेगा। मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। ऐसे दोष को हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे भैया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चले अब देखते हैं हम सेकंड नंबर दूरदृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, दूरदृष्टि दोष के बारे में। दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति क्या निकट की वस्तुओं को देखता था, तो इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, जो दूर की वस्तुएं रहेंगी दूरदर्शी दोष में, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा और निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। अब देखिए, जब निकट की वस्तुओं पर उसका प्रतिबिंब, यहाँ पे जैसे कोई दूर की वस्तुएं हैं तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया। ये देखिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, अब जब कोई चीज़ निकट है, इस जगह है, इस जगह अगर उसका प्रतिबिंब जाएगा यहाँ से तो कहाँ बनेगा, दूर बन जाएगा, रेटिना के पीछे बनेगा इमेज। और जब रेटिना के पीछे इमेज बनेगा तो क्या होगा कि पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। और जब जितना, जैसे ये पास है, अब इसको जितना ज़्यादा हम दूर लेते जाएंगे तभी हमको दिखेगी। तो कुछ लोगों की आदत होती है पेपर दूर पढ़ने की, तो भैया वो आदत नहीं है, वो उनको क्या है, दूरदृष्टि दोष है। अब इसको देखो, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके आगे अगर हम किसी भी प्रकार का लेंस रख देंगे तो वो प्रतिबिंब यहाँ पर ना बन के कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा। तो हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब इधर को बनाते हैं, और इधर बनाने के लिए इस जगह कौन सा लेंस लगते हैं, इसको निवारण के लिए हम लोग रखते हैं उत्तल लेंस।
इसको निवारण के लिए लिखते हैं उत्तल लेंस, जिसको हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस। अब जब चश्मा लगा होता है ना, चश्मा का काम यही होता है कि चश्मा लेंस आगे रख गया, सभी चीज़ों को दूर है तो दूर के लिए, निकट है तो निकट के लिए ये लेंस लगाया जाता है। ठीक है, अब आता है लास्ट बचा है आपका जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष कब होता है कि आयु अधिक होने पर ना तो नज़दीक की वस्तुएं दिखती हैं ना तो दूर की वस्तुएं दिखती हैं। क्या होते हैं कि आयु अधिक होने पर ना तो नज़दीक की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार से आँखों में होने वाले उत्पन्न दोष को हम लोग जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? जरा दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? द्विफोकसीय उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विफोकसीय लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस नहीं, द्विफोकसीय लेंस का, द्विफोकसीय लेंस का, जिसको हम लोग बाईफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? बाईफोकल लेंस, यानी कि द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए। तो बताओ, इतना समझ में आया ना? समझ में आया? हम समझ आए, समझना है, ऐसा हो नहीं सकता है ना। मार मार के समझाने वाले हम आदमी हैं, है ना। मार हम लोग पास में होने बहुत पीटे जाते हैं। सच समझ लेते हो यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतना अच्छे समझाता हूँ तो, है ना। और टीचर्स की मैं वो नहीं करूँगा यहाँ पे कि ये ऐसे समझाता है वो ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। मिटा दूँ? हो गया। यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन है, इसके बाद लेक्चर हमारा ख़त्म है। खत्म है, छोटा सा लेक्चर खत्म। इसका तुम लोग मस्ती करना, फिर मस्ती करने के लिए बहुत टाइम दे देता हूँ तुम लोगों को। छोटा सा वो नहीं टाइम, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म होता है, प्रिज्म से प्रकाश फैलता है, और जब प्रकाश फैलता है तो काफ़ी रंगों में विभक्त होता है ना। तो देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश का मतलब जो प्रकाश हो, जो लाइट हो, बिल्कुल सफ़ेद हो, श्वेत प्रकाश हो। ये नहीं कि हरा प्रकाश ले आए, काला प्रकाश ले आए, नीला ले आए, है ना, गुलाबी ले आए, ऐसे नहीं। टार्च वगैरह होते हैं ना, काफ़ी रंगे बदलते हैं, तो वे नहीं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश सप्तरंगों में, सप्तरंगी। तो क्या होता है? तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सप्तरंगी यानी 7 रंगों में। ठीक है, अगर इसको सप्तरंगी या फिर लिख सकते हैं प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश 7 रंगों में, वो सप्तरंगी, ये वो देश कर्नाटक की है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो बेटा 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और यही क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसी क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, अब गुजारे प्रकाश को देखिए, ये है प्रिज्म। प्रिज्म मिल गया, मिला प्रिज्म। अब देखो, प्रकाश आया, ये आया प्रकाश किरण। ठीक है, इसको हम लोग लिख दिए, ये क्या है? ये है प्रकाश किरण। इसको 7 भागों में, जब इसको प्रिज्म से गुजारे तो 7 भागों में बटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। निकालें इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7 रंगों में विभक्त हुआ ये। अब इसको देखिए, अब हम लोग इन 7 रंगों को याद कैसे करेंगे? जो पहला रंग होगा ना ऊपर, उसको हम लोग जानेंगे रेड के नाम से। फिर इसके बाद ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो,
येलो, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, फिर वैलेट। अब देखो, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है नीचे से VIB, विब, GYOR, तो नीचे से याद करने की ट्रिक क्या है? विब ग्योर। विब ग्योर याद कर लो, ऐसे ही बना दो, विब ग्योर। वी से वैलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बताइए समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी भी लड़के को, किसी भी बंदे को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करो ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने चैप्टर तुम लोग देख चुके ये बताओ, जल्दी बताओ। हिंदी से लिख दूं? पहले वैलेट को हम लोग बोलते हैं बैगनी, इसके बाद इसको बोलते हैं जामुनी, इसके बाद ब्लू को बोलते हैं नीला, नीला बोलते हैं, ठीक है, बरनेला नहीं, नीला। फिर जी से ग्रीन को हरा, येलो से पीला, ऑरेंज से नारंगी, इसके बाद ये है रार से रेड यानी कि लाल। ठीक है, इतना याद आया कि नहीं? वैलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, समझ आया? इतना समझ में आया? अब देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोग समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझने की बात है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य, है ना? यहाँ पे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य और कम तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंगों की चलने की स्पीड, सबसे ज़्यादा जो तरंग ऐसे ऐसे चलेंगी, और कम तरंगे मतलब ये हुआ एक तरंग दैर्घ्य, अब ये छोटा सा हुआ एक तरंग दैर्घ्य, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य इसमें है रेड का यानी कि लाल का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य ऐसे ऐसे चलता है ना? अब नीला कैसे चलता है? नीला ऐसे ऐसे चलता है ना? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका हुआ? वैलेट यानी कि बैगनी का। ठीक है, वैलेट यानी कि बैगनी का। ठीक है, अब देखो, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का है, लेकिन जो प्रकीर्णन होता है, फैलने की जो क्षमता होती है, वो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? इसको मिटा दो नीचे, इसका नीचे का लिख लो, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का। जो लाल के जो फैलने की जो क्षमता है ना, वो कम होती है। ठीक है, अगर फैलेगा भी तो उसी जगह फैलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का। ठीक है, बैगनी रंग क्या होती है? बहुत फैल जाता है, जिसके कारण से जैसे जो लाल लाइट होती है ना, हम लोग ट्रैफिक में रेड लाइट होता है ना, तो रेड लाइट क्या होता है? दूर से दिखाई दे देता है, क्योंकि दूर से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो उसका प्रकीर्णन है वो सबसे कम है। और जो बैगनी होता है, बैगनी को अगर रखेंगे वहाँ पे तो प्रकीर्णन ज़्यादा है, तो बैगनी कलर फैल जाएगा, और जब चारों तरफ वो कलर फैलेगा तो हमें दिखेगा ही नहीं भैया कि यहाँ पे बैगनी कलर है। इसीलिए जो टावर्स वगैरह होते हैं ना, घर के ऊपर सबसे लाल बत्ती लगाई जाती है, लाल, ताकि दूर से इसको आसानी से देखा जा सके, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम है, और प्रकीर्णन होगा तो उसी जगह पर प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, जो एक जगह पर प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, दूर से इसको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बताइए, आगे चले। अगला टॉपिक आता है हम लोगों का आपका रेनबो, इंद्रधनुष और प्रकाश का प्रकीर्णन। बस ये 15-20 मिनट का लेक्चर है, खत्म है इसके बाद। ठीक है, इंद्रधनुष, रेनबो के बारे में मिटा दे इसे, चले ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इंद्रधनुष क्या होता है? बस 20 मिनट और वेट कर लो यार तुम लोग, खाना पीना खाना खा लो। ठीक है, 48 अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे हो गए। जब सामने वाला नहीं थक रहा है ना, तो तुम लोगों को भी नहीं थकना चाहिए। ठीक है, इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष क्या होता है? रेनबो। जब बारिश होती है ना, तो वहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। रेनबो होती, बारिश होती ना, तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। हम लोग देखने जाते हैं ना, इंद्रधनुष बना हुआ है, देखो तो इंद्रधनुष बन गया, रेनबो बन गया, है ना। तो रेनबो क्या होता है कि वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाले सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है?
वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल मतलब कभी कभी, अनुकूल परिस्थितियों में, वर्षा के बाद कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाले, क्या होता है, आकाश में बनने वाले, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों को आकाश में बनने वाले सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को, क्या होता है, सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को, सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा है ना। चलिए फैन चलाते है तो चला लें थोड़ा सा आवाज़ आती ना माइक के पास, आएगी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना तुम लोग भी, ठीक है। ज़्यादा क्लियर मत सुन लो कि सारी चीज़ें समझ आ जाए, दिक्कत हो जाएगी ना है ना। तो देखो रेनबो क्या होता है कि वर्षा के बाद क्या होता है, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को क्या बोलते हैं, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डिफिनीशन के लिए कहेंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। निर्माण कैसे होता है कि सूर्य की किरण, यानी कि वायुमंडल में जो सूर्य की किरणें होती हैं, क्या होती हैं कि सूर्य की किरण या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल की बूंदों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। सूर्य की किरणें, या तो हम लिखेंगे सूर्य यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में, जब प्रकाश की उपस्थिति होगी वायुमंडल में जल की बूंदों में, वायुमंडल में जल की बूंदें जब होंगी ना, ऐसे ड्रॉप्स है ना, वायुमंडल में जब बारिश होगी जल की बूंदें होंगी, तो यही ड्रॉप्स में क्या होगा, जल की बूंदों में क्या होता है, जल की बूंदों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जल की बूंदों में पूर्ण, लाइट वाले चैप्टर में पढ़े हैं आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में जल की बूंदों में जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होता है, अपवर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, अपवर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप लोग देखेंगे लाल कलर सबसे ऊपर रहता है, फिर सातों रंगों में, मतलब 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंगों में देखने को मिलता है। अब इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष हमको देखने को मिलता है सुबह को और शाम को। शाम को क्यों देखता है, क्योंकि इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अब देखो सूर्य की विपरीत दिशा से क्या मतलब होता है कि भैया जब जिधर सूर्य रहेगा, अगर सपोज सूर्य हमारे सामने है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पीछे बनेगा। अगर सूर्य हमारे पीछे इधर है, इधर की तरफ, तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। सूर्य की विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में, एंटी होता है, सूर्य का दुश्मन होता है, ठीक है। इधर सूर्य रहेगा उधर नहीं बनेगा। इंद्रधनुष के बारे में समझ गए। अब अगर इंद्रधनुष का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो क्या लिखोगे, बस इतना ही लिखना है, आगे नहीं लिखना, ठीक है। बाकी लप्पर लप्पर करोगे तो और लिख दो, कोई मना थोड़ी ना किया, बोर्ड एग्जाम वाला मना थोड़ी ना कर देगा, ये बच्चे बस इतना ही लिखना है, नहीं मना करेगा वो, ठीक है। मिटा दें, यहाँ तक फाइनल हो गए, चलो आगे चलते हैं हम लोग, बहुत टाइम हो गया। ऐसे ये बताओ सुबह सब 7 बजे वीडियो प्राइमर होता है तो कितने लोग आके देखते हैं लाइव चैट। आज मैं एक वीडियो में देख रहा था, लाइव चैट चल रही थी, करीब 6-7 लड़के थे देख रहे थे, तो काफ़ी देख करके मतलब एक वो फील हो, ठीक लगा यार, कम से कम लड़के पढ़ तो रहे। एक हमारे है ना सब्सक्राइबर्स हैं, अब नाम तो फिलहाल अभी नहीं ले सकते, प्रकाश का प्रकीर्णन, बिना पूछे, बिना इजाज़त के हम कुछ नहीं करते, ठीक है। तो देखो आप लोग जा करके दूसरे चैनल पर बायो अमन मोटिवेशन पर जा करके, वहाँ पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, उन लोगों को जा करके देखो, ठीक है। देखो प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है ना, आवाज़ आ रही होगी। प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को प्रकीर्णित करना, किसी चीज़ को फैलाना। प्रकीर्णन का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को हम लोग फैला रहे हैं, किसी चीज़ को हम लोग प्रकीर्णित कर रहे हैं। अब देखो प्रकाश क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है
तो प्रकाश कण आपस में टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश के जो कण होते हैं, तो प्रकाश कण एक सेकेंड तो करती है, तो प्रकाश कण, ठीक है, तो पानी पी लें, गला खराब हो रहा है ना। है ना, तो प्रकाश कण क्या होते हैं, तो प्रकाश कण आपस में टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, आपस में टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। ठीक है, समझना कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश किरण जो प्रकाश कण होते हैं सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के आप लोग उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण जैसे आप लोग ले लीजिए, जैसे उदाहरण क्या है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है, जो आकाश होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। इसके बाद समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला होता है, फिर समुद्र का रंग कैसा दिखाई देना? समुद्र का रंग भी नीला होगा। अब यहाँ से हम आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। अब जब ऊपर से नीचे समुद्र को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? नीला दिखाई देना। इसके बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, इतना हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, ज़्यादा दूर तक लाल रंग नहीं फैलता है। ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा तो दिखेगा ही नहीं कि वास्तव में ये लाल है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा ऐसे घुमा के कि लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक लाइट में क्यों किया जाता है, तो आप लोगों को जवाब यही रहना चाहिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो उसी जगह पर फैलेगा, जब उसी जगह फैलेगा तो दूर से हम लोग आंखें फाड़ कैसे देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद उदाहरण लिखेंगे, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पर खत्म होता है। तो लेक्चर सुनिए, 1-1.5 घंटे का नॉन स्टॉप लेक्चर था, पूरा गला खराब हो गया। अब इस गला खराब होने के लिए आपसे एक गुजारिश है, एक उम्मीदें हैं ना जो उसको पूरा करनी चाहिए आपको भी। तो एक लाइक कर दो यार, कसम से कह रहा हूँ कि कहते हैं ना सब्सक्राइबर्स से फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये पड़ता है कि आप कितना लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, है ना, कितना आप लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भाई अमन कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि तुम बाहर जाके किसी से भी ले सकते हो। भाई अमन अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ठीक है, क्योंकि एक फील्ड में बायो अमन नहीं काम कर रहा है कि भैया आज इसी में है, आज पढ़ा भी रहा है, लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, कैरियर टिप्स भी दे रहा है, सब कुछ बायो अमन कर रहा है इधर आके। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेगा ना तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए, कैरियर टिप्स के लिए, भैया कैरियर गाइडर हैं, कोच हैं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच हैं हम। ठीक है, तो कैरियर से संबंधित जानकारी के लिए, लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए बायो अमन आपके साथ है। किसी प्रकार की दिक्कत होती है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, सारे कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में अब बहुत धांसू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पुराने लेक्चर्स को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।